Hello everyone. Now we're going to discuss about first topic in this particular unit which is known as factors affecting the cost of work. अब हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, दैट ऑल विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सिमिलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर आप एक रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं. अब सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी. जब तक आप पता नहीं लगाएंगे इसकी कॉस्ट कितनी आएगी तब तक आप क्लाइंट से बजट अप्रूव नहीं करा सकते और आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जांपल, अगर एक क्लाइंट है आपका और वो बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए है. अब आप बोलेंगे कि भैया 20 लाख रुपए में तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. अगर आप सिर्फ 20 लाख रुपए देंगे तो उसमें मेरे पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनेगा, साथ ही साथ सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनेगा. बट अगर आपके सपने हैं सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बनाने के, तो वो सपना आपका अभी पूरा नहीं हो सकता. क्यों नहीं पूरा हो सकता? क्योंकि आपको बताना रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने में इतना खर्चा आएगा. अब ये कॉस्ट जो फैक्टर है, ये कॉस्ट फैक्टर आएगा कहां से? तो आपके नियर बाय सोसाइटी में या नियर बाय पर्टिकुलर किसी भी लोकल एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क की आपको क्या करनी होगी? कॉस्ट पता करनी होगी. तो आपने क्या करा? उस कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्ट पता करी और ये बताया कि अभी जो करंट में कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है वो चल रहा है 1500 रुपीज स्क्वायर फीट. तो आप क्या करेंगे? आप अपने क्लाइंट से उसके प्लॉट के एरिया लेंगे. आपके क्लाइंट ने बोला कि 1000 स्क्वायर फीट की मेरी जमीन है. तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आएगा एक फ्लोर बनाने का? 1000 इंटू 1500. तो ये एक फ्लोर की कॉस्ट आ गई. तो ऐसे 3 फ्लोर बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? द अमाउंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. तो मतलब एक मुझे टेंटेटिव आइडिया मिल गया ताकि अगर मैं कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करूं तो मुझे मोटा मोटा इतना खर्चा आएगा. So that is one of the most important parameter which is known as similar construction project. मतलब कोई भी नियर बाय प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप क्या करेंगे? उससे एक टेंटेटिव कॉस्ट लेंगे और वही टेंटेटिव कॉस्ट आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे. आपको याद होगा इसी सेम चीज को हमने हमारे फर्स्ट यूनिट में प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन नाम दिया था. प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन मतलब एक ऐसा एस्टिमेशन जिसमें हमको सिर्फ एक अंदाजा लग रहा है कि हमारे टोटल कंस्ट्रक्शन में इतना खर्चा आ सकता है. अब ये खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी बना रहा है, मतलब जो आपके नियर बाय एरिया में बना रहा है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंटीरियर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स यूज कर रहा है और हो सकता है हमारा बजट ना होने के कारण थोड़ा सा कम करे. सो देयर इज स्लाइट वेरिएशन भी हो सकता है या मैक्सिमम वेरिएशन भी हो सकता है. अगर आपको एक्यूरेट कॉस्ट चाहिए तो यू हैव टू प्रिपेयर द डिटेल्ड एस्टिमेशन, जो कि हमने थर्ड यूनिट में पूरा डिस्कस करा है, बाय द सेंटर लाइन मेथड, बाय द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. So this is our first point which is known as similar construction projects. अब इसके अंदर एक और सेकंड फैक्टर रहेगा कि आपके पास जो मटेरियल आ रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लखनऊ सिटी में रहता हूं तो मुझे एक बोरी सीमेंट की आ रही है 400 रुपए की. अगर आप भोपाल सिटी में रहते हैं तो आपको एक बोरी की सीमेंट की आ रही है 300 रुपए. अगर आप नीचे साउथ में जाएंगे, केरला में जाएंगे या कर्नाटक में जाएंगे तो हो सकता है वहां पे सीमेंट का रेट अलग हो जाए. तो ये आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है ये भी स्लाइटली वेरी कर सकती है. बस ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मुझे सीमेंट 100 रुपए की मिल रही है तो दूसरे शहर में जाके मुझे 1000 रुपए की मिलेगी. इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता. अब इसके अंदर दूसरा पैरामीटर ये रहेगा कि आपके पास जो भी मटेरियल आ रहा है वो कितनी दूर से आ रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ और मटेरियल जो आ रहा है मेरे से वहां से 10-12 किलोमीटर दूर आ रहा है. तो मटेरियल जितनी ज्यादा दूर से आएगा तो उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा. तो आपको ये देखना है कि आपके मटेरियल की कॉस्ट कहां से आएगी, कितनी क्वांटिटी में आएगी और कितने टाइम में आ जाएगी. क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वांटिटी लेंगे उतना कम रेट मिलेगा. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू सेव द मटेरियल कॉस्ट. सो फर्स्ट पैरामीटर्स we discussed, that is similar project, and another is material cost. Now third point is labor wage rate. अब होता क्या है, हर पर्टिकुलर एरिया में लेबर्स की रेट अलग रहता है. जैसा फॉर एन एग्जांपल हमने सेकंड यूनिट में डिस्कस करा था, हमारे पास कौन कौन सी लेबर रहती है. फर्स्ट होती है हेड मैसन, मैसन, मिस्त्री, मजदूर, कूली. ये सारी लेबर्स हमारे लिए काम करती है. तो ये लेबर्स हमको मिलेगी तो मिलेगी किस पर्टिकुलर रेट में. अब ये रेट भी हमारा सीजन टू सीजन भी वेरी कर सकता है. जैसे गर्मी के सीजन में बहुत सारी लेबर्स हमको इजीली नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बहुत धूप में काम करना पड़ता है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहता है. तो हो सकता है उनकी रेट उस पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ जाए. हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में रेनी सीजन में क्या रहता है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क धीरे पड़ जाते हैं या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. तो बहुत सारी लेबर्स फ्री हो जाती है. तो लेबर फ्री हो जाने के कारण जो रेट्स रहते हैं लेबर के वो भी थोड़े से स्लाइटली कम ज्यादा हो सकते हैं. तो आपको ये भी देखनी है कि लेबर आपको उस पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है कि नहीं. अगर मिल रही है तो किस रेट में मिल रही है और किस रेट में मिल रही है तो वो कितने दिन तक आपके लिए काम करेगी. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर.
अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो द लेबर एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दैट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। वैसे बाकी के सारे पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस आर द टू मेन क्राइटेरियाज। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज साइट की कंडीशंस कैसी है, मींस जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है वहां की कंडीशंस कैसी है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कंडीशंस का क्या मतलब है, मतलब जिस भी आप साइट पे कर रहे हैं वहां की मिट्टी कैसी है। सबसे पहले हमारे पास, आपने पता होगा एज अ सिविल इंजीनियर, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है कि सबसे हमारे पास बुरी टाइप की सॉइल होती है काली मिट्टी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसी सॉइल रहती है जो कि पानी पे आने पर फूल जाती है, और जब पानी खत्म हो जाता है मिट्टी में से तो वो सिकुड़ जाती है, मतलब उसके अंदर क्रैक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का जो लोड है वो काली मिट्टी के ऊपर नहीं आ सकता। तो आपने देखा होगा जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है वो हमेशा क्या करते हैं, काली मिट्टी को खोद के अलग कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम काली मिट्टी के ऊपर कभी भी लोड नहीं दे सकते। तो हम कब तक डिग करते हैं, जब तक कि नीचे पीली मिट्टी ना आ जाए। जैसे ही नीचे पीली मिट्टी आएगी तो हम वहां पे हमारा फाउंडेशन डाल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी, ये सब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। मतलब क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द ब्लैक कॉटन सॉइल एंड टिल यू हैव टू डिग, तब तक जब तक कि मुझे पीली मिट्टी ना मिल जाए। जैसे ही आपको पीली मिट्टी मिलेगी आप अपना पहला फाउंडेशन का लेवल वहां पे डाल सकते हैं। अब ऐसा बहुत सी बार होता है कि किसी किसी के यहाँ जो चट्टानों वाला घर रहता है, तो चट्टानों वाले घर के वहां पे क्या रहता है, आपको जो पीली मिट्टी रहती है वो जल्दी मिल जाती है, मतलब 3 फीट 4 फीट 5 फीट पे मिल जाती है, या फिर चट्टान आ जाती है। तो उस केस में भी आप डिग करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको साइट की कंडीशंस देखनी है कि वहां पे साइट की कंडीशंस कैसी है, वहां पे कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है, वहां पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहां पे कौन सा सेंसिटिव एरिया तो नहीं है, मतलब हो सकता है वहां पे कोई वॉल्केनोज वगैरह पास में हो तो वो कभी भी फट सकता है, तो उसके कारण कैसा वहां पे बिहेवियर रहेगा मिट्टी का, वहां पे ट्रैफिक कैसी कंडीशंस रहेगी, वहां पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स तो नहीं आ रही है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक घर बना रहे जो कि कुतुब मीनार के बहुत ज्यादा पास में है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही डिग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पर्टिकुलर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी। या फिर आप अपना एक घर बना रहे जहां से मेट्रो का स्टेशन जा रहा है या मेट्रो की लाइन जा रही है, तो मेट्रो अगर अंडरग्राउंड है तो भी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही डिग करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो 1-2 फ्लोर नीचे तो आपको मेट्रो की लाइन मिल ही जाएगी। तो ये भी आपको सारी कंडीशंस देखनी रहेगी कि आप जहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या वहां पे परमिटेशंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर रहता है जो कि कभी भी कुछ भी सडन चेंज हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आज एक घर बनाना है, तो एक घर बनाने में आज का टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक्स अबाउट 6 मंथ टू 18 मंथ, 6 महीने से 18 महीने का उसमें समय लग सकता है। अब आपने क्या बोला क्लाइंट को कि भैया मैं ये घर बना दूंगा, इसके लिए मुझे लगेंगे 20 लाख रुपए। क्लाइंट ने बोला ठीक है, ये लो 20 लाख रुपए, घर बना दो। अब जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसको 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो क्या जो सीमेंट का रेट 5 महीने पहले था वो आज भी मुझे मिलेगा? नहीं। क्या जो पेंटर ने मुझे रेट डिसाइड करके दिया था वो रेट मुझे आज भी मिलेगा? नहीं। मतलब देयर आर फ्यू चांसेस कि जिसमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट टाइम टू टाइम वेरी होती जाएगी। अब आप एक चीज और समझिए, जैसे अगर मेरा घर बन के रेडी हो रहा है और वो दिवाली के 15 दिन पहले मेरा घर पूरा बन के रेडी हो गया, तो क्या पेंटर आपके पास 15 दिन पहले आके पूरा काम करके जाएगा? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत जगह से कॉन्ट्रैक्ट ले रखे होंगे ताकि उनको उनका पेंट दिवाली से पहले उनको करके देना है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसमें कि कॉस्ट फैक्टर्स बहुत ज्यादा गवर्न हो जाएंगी। अब किसी भी चीज की हड़ताल हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल सीमेंट की हड़ताल हो गई, रेती की हड़ताल हो गई, या पर्टिकुलर सीजन की बात करें, रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या रहता है, आप कहीं से भी रेती को निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे रिवर्स का, ओशंस का, तो आप वहां से सैंड को नहीं निकाल सकते। अब जब आप सैंड को नहीं निकाल सकते तो आपके पास जो पुराना स्टॉक होगा रेती का, आपको वही बेचना पड़ेगा। तो रेती के भाव एकदम 1.5 गुना 2 गुना हो जाते हैं बारिश के सीजन में। क्यों 1.5 गुना हो जाते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे पास साइट्स रहती है जहां से हम रेतियां निकालते हैं वो सारी साइट्स बंद हो जाती है, गवर्नमेंट उन पर बैन लगा देती है। तो आपके पास जितना भी पुराना स्टॉक रहता है आपको वही स्टॉक सेल करना रहता है। तो जब आप पुराना स्टॉक सेल करेंगे और जैसे जैसे आपका स्टॉक खत्म होता जाएगा वैसे वैसे उन चीजों की रेट्स बढ़ते जाएंगे। सो दिस ऑल द पैरामीटर्स आर नोन एज इन्फ्लेक्शन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट शेड्यूल। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी पर्टिकुलर लाइफ है। लाइफ मतलब क्या है कि मैंने उसको बता दिया कि मुझे 1 हफ्ते में इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करना है।
अब अगर आपने इस वर्क को पर्टिकुलर एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं करा तो आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया है वो पूरा शेड्यूल आगे जाके डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आज आपको सरिये डालने थे, फिर उसके बाद आपको कंक्रीटिंग करनी थी। अब क्या हुआ, सरिये वाला जो बंदा आपने जिसको डिसाइड करा था वो नहीं आया, वो बीमार पड़ गया, छुट्टी पे चला गया। तो छुट्टी पे चला गया मतलब सरिये का काम नहीं हुआ। अब जब सरिये का एक बार काम नहीं हुआ तो कंक्रीट नहीं डलेगा उसके अंदर, जब कंक्रीट नहीं डलेगा तो छत नहीं डलेगी, छत नहीं डलेगा तो आगे का काम नहीं होगा, आगे का काम नहीं होगा तो ग्लास वर्क नहीं होगा। सो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा जो पूरा शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब होगा। अब हमको क्या करना है, इसको कंपनसेट करना है। कैसे कंपनसेट करेंगे, डे नाइट वर्क करके, ताकि हमारी सारी चीजें टाइम पे आ सके। आपने सुना होगा बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने तक डिले हो जाते हैं। क्यों डिले होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी वन पर्टिकुलर रीजन। और आपने ये भी बहुत नोटिस करी होगी कि कोविड में भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए थे। क्यों, क्योंकि उस समय सारी चीजें बैन थी। सारी चीजें मींस यू डोंट हैव टू मूव आउट ऑफ योर होम, तो आप उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते थे। वैसे आपके सारे प्रोजेक्ट डिले होते गए। सो दिस इज नोन एज शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ प्लान। मतलब आपने जो भी प्लानिंग करी है वो एज पर द नॉर्म्स हो रही है कि नहीं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, जैसे आपने बोला कि आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है, कल परसों मुझे ये काम करना है, तो जितने भी प्लान्स है वो सब एज पर द प्लान्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो टाइमली कंप्लीट होगा। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो इससे आपका प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि आज आपकी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर ये काम होना था तो आपने इस लेबर को बुलवा लिया, बट पुराना काम ही हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस लेबर को काम करने से कोई फायदा नहीं। जैसे अगर फ्लोरिंग डल जाएगी तो उसके नीचे मैं डिग करके वाटर की या वेस्ट वाटर की पाइपलाइन डाल सकता हूँ, बट अगर फ्लोरिंग ही नहीं डलेगी तो मैं नीचे की वाटर की और वेस्ट वाटर की पाइपलाइन कैसे डालूंगा। और आपने अनफॉर्चुनेटली उस लेबर को बुला लिया जो वो पर्टिकुलर वर्क करने वाली थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लेबर आपकी दिन भर बैठी रहेगी, साथ ही साथ आपको उस चीज के लिए उसको पे करना पड़ेगा। इफ वी आर पेइंग एक्स्ट्रा विदाउट एनी वर्क मींस the cost of construction will going to increase, so that is known as quality of the plans as well as specifications. next आता है reputation of the engineer। अगर इंजीनियर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब अगर उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो वो क्या होगा, दोनों के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग होगी, साथ ही साथ आपका जो वर्क होगा वो बहुत ही ज्यादा टाइमली कंप्लीट होगा। अगर आपका इंजीनियर थोड़ा सा अड़ियल है या थोड़ा सा खड़ूस है, या कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा खड़ूस है या अड़ियल है, और दोनों की बन नहीं रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं जाके डिले होगा। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स जो आपको मिलेगी वो समझाएगा कौन, इंजीनियर ही बताएगा। कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, तो हमेशा इंजीनियर एक ऐसा लेना चाहिए जिसकी रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी हो, ताकि वो हमेशा स्मूथ फंक्शनिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर कर सके। अगर इंजीनियर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसकी ड्राइंग्स में थोड़ी सी कमी है, तो क्या होगा, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, और कंफ्यूजन होने के कारण हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के बाद मुझे उसे तोड़ना भी पड़े। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेपुटेशन ऑफ इंजीनियर। अब इसके बाद आपको एक चीज और देखनी होगी, दैट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर मैं कोई भी घर बनाता हूं तो मुझे उसका नक्शा पास कराना पड़ता है, मतलब मुझे उसका प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये सारी ड्राइंग्स बना के पहले मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि इस अप्रूवल लेने के भी आपको चार्जेस पे करना रहते हैं। जैसे कि आपका जितना भी कंस्ट्रक्टेबल एरिया है, वेदर यू आर डूइंग द रेसिडेंशियल पर्पस, वेदर यू आर डूइंग द कमर्शियल पर्पस, तो आपको इसका अप्रूवल लेना रहेगा। साथ ही साथ आपकी जो स्टॉर्म वाटर की लाइन डलेगी, वेस्ट वाटर की लाइन डलेगी, स्टॉर्म वाटर मींस बरसात का पानी, वेस्ट वाटर की जो लाइन डलेंगी, इन सब लाइंस के लिए भी, साथ ही साथ आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी, तो ये सारी चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर एरिया मोर देन 600 स्क्वायर फीट, अगर 600 स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया है, सो यू नीड द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ यू आर हैविंग अ एरिया लेस देन 600 स्क्वायर फीट, देन यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर, बट ये भी डिपेंड करेगा प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। इंश्योरेंस मींस व्हाट, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस किसका, मशीन्स का हो जाएगा, लेबर्स का हो जाएगा, कंस्ट्रक्शंस का हो जाएगा, बॉन्ड्स का हो जाएगा, ये सारी चीजों के आपको इंश्योरेंस कराने रहेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन करते करते किसी की भी डेथ हो जाती है, या किसी को सीरियसनेस आ जाती है, या हो सकता है कोई मशीन आपकी खराब हो जाए, सो यू आर हैविंग सम क्राइटेरिया टू क्लेम द इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर्स कराता है, बॉन्ड साइन करवाता है कि किस किस के साथ मेरी बॉन्डिंग होगी, साथ ही साथ मैं किस पर्टिकुलर लेवल तक इंश्योरेंस कराऊंगा। तो जनरली जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो लार्ज स्केल पे होते हैं, उन सभी को ये चीजें इंश्योरेंस की लेनी पड़ती है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली इट मे लीड टू
सीरियसनेस इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। हालांकि इंश्योरेंस लेने से आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, बट इट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेटर सुटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आता है साइज एंड टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे रहते हैं, जिसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ रो हाउसेस बनाना है। रो हाउसेस मींस व्हाट, G+1 बनाना है, G+2 बनाना है, छोटे छोटे घर बनाना है। कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि मुझे कमर्शियल बिल्डिंग्स बनानी है, जैसे G+7, G+9, G+10। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे मुझे उतने हैवी इक्विपमेंट्स लगेंगे, उतने बड़ी बड़ी मशीनरीज लगेंगी, उतने बड़े बड़े टूल्स लगेंगे। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं, सारी मशीनरीज है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी आपको एक बार अरेंज करनी पड़ेंगी कि आपके पास ये है कि नहीं। अब छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें क्या लगता है, हमको बल्लियां लगती है, तरापे वगैरह लगते हैं, हमको प्लैंक्स वगैरह लगते हैं, ये सारी चीजों से हमारा काम हो जाता है। बट अगर आप छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, आपको बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं उनके साथ एक दो बार डील करनी रहेगी, ताकि आपको उस चीज का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आ सके कि जब बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं तो हमको कौन कौन सी मशीनरीज लगती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट सेकंड विच इज नोन एज लोकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अगर सिटी में हो रहा है तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। कैसे, हमको सारा मटेरियल जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बट इफ द कंस्ट्रक्शन इज कैरिंग आउट फार अवे फ्रॉम द सिटी, देन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल गोइंग टू इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल इंक्रीज। जितनी दूर लेके जाएंगे उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये बात आपको भी जस्टिफाइड है कि हर एक एक किलोमीटर पे मुझे 100 150 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, भले वो सीमेंट की बोरी हो, भले वो रेती हो, भले वो गिट्टी हो, कुछ भी हो। तो जितना आप ज्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एंड देन लास्ट विच इज नोन एज इंजीनियरिंग रिव्यू। इंजीनियरिंग रिव्यू मतलब क्या होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें टेक्निकल टीम के साथ एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी चीजें हो रही है वो सारे आपके शेड्यूल के हिसाब से हो रही है कि नहीं, वो सारी आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो रही है कि नहीं। अगर कोई भी चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही है, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपने सोचा था कि आज मेरा ये वाला प्लान कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ये वाला पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी है वो अचीव हो रही है कि नहीं। जैसे एज अ सिविल इंजीनियर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती है, M20, M25, M30, M15। तो इनका प्रोपोर्शंस रहता है कि सीमेंट इतना रहेगा, सैंड इतना रहेगा और गिट्टी इतनी रहेगी। अगर आपने गिट्टी की क्वांटिटी बढ़ा दी और सीमेंट की क्वांटिटी कम कर दी तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो मटेरियल है वो लो क्वालिटी हो जाएगा। तो बीच बीच में आपको रिव्यूज रखने पड़ेंगे टेक्निकली, जो कि आप दूसरे इंजीनियर्स को बुला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, साथ ही साथ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। सो दिस ऑल आर द इंजीनियरिंग रिव्यू। सो दिस आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ वर्क, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इंजीनियरिंग रिव्यू पढ़ा, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, वेजेस क्या होंगे, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी। दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ वर्क। ओके।